हेलो एवरीवन। मैं हूं प्रियेश पारिक। स्वागत करता हूं आप सभी का मदर्स एजुकेशन ऐप के ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। आज की डेट है 14 ऑफ सितंबर और हमारी क्लास स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है फॉर दी एसएससी मेंस स्टूडेंट्स। जो विद्यार्थी एसएससी के अंदर सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्लास को देख करके अपना स्कोर हिंदी एग्जाम इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज की डेट है 14 ऑफ सितंबर और आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो पहला सवाल आपके लिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस सही है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन हिंदी दिवस के संबंध में असत्य या गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राष्ट्रीय हिंदी दिवस इज इनकरेक्ट और नेशनल हिंदी डे इज इनकरेक्ट। तो देखिए पहला ऑप्शन है, वो कहता है हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन सितंबर 14 ईच ईयर। बिल्कुल हम बात कर चुके हैं, आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, तो पहला स्टेटमेंट वैसे ही करेक्ट होता है। सेकंड ऑप्शन है इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ द हिंदी एज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। यानी भारत में आधिकारिक तौर पर हिंदी भाषा का प्रयोग करने के लिए हम ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। बिल्कुल हम मनाते हैं। 1949 के अंदर क्या हुआ था, 1949 में संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर को हिंदी भाषा को एज दी ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट या आत्मसात किया गया था, इसीलिए मनाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। थर्ड है द फर्स्ट हिंदी दिवस वाज सेलिब्रेटेड इन द ईयर 1953। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है कि पहली बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो मनाया गया 1953 में, 1953 में। आप याद रखिएगा। तो तीन स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं। अब आपसे पूछा गया कौन सा कथन गलत है। ऑल टुगेदर आप देख सकते हैं, डायरेक्टली आप फोर्थ ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। ये कहता है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन जो कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस के साथ ऑर्गेनाइज होता है, इसकी शुरुआत होती है 2015 से। तो ये गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 2021 में। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में डिटेल, तब हम पढ़ेंगे इसकी शुरुआत 2021 में किस प्रकार से होती है। राइट, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अच्छा, क्यों मनाते हैं? देखिए भारत, आप जानते हैं भारत विविधताओं से भरा देश है। इंडिया इज अ डाइवर्सिफाइड कंट्री विद द कल्चरल एज वेल एज द लैंग्वेज डाइवर्सिटी। यानी भारत का जो सांस्कृतिक और सामाजिक ताना बाना है, उसमें हिंदी भाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और जब संविधान सभा के द्वारा सन 1949 में 14 सितंबर को राजभाषा के तौर पर हिंदी लैंग्वेज को अडॉप्ट किया गया, उसी की याद में, उसी के सम्मान में हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस ऑन 14 ऑफ सितंबर ईच ईयर। क्लियर? और ध्यान रखिएगा 1949 में पहली बार मनाया गया, इस बार हम मना रहे हैं इसकी डायमंड जुबली। क्या मना रहे हैं? डायमंड जुबली मना रहे हैं, यानी हीरक जयंती मना रहे हैं, जिसमें कि 75 वर्ष हो गए हैं हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किए। क्लियर? ये सारी बातें इस प्रकार हिंदी दिवस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करने वाली है। अच्छा, अभी क्या बताता, देखिए इसमें कहा गया है कि जो भारत की संविधान सभा थी, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द हिंदी रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। यानी देवनागरी लिपि में गई हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के तौर पर अपनाया गया है या अडॉप्ट किया गया है। तो द हिंदी रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यानी भारत गणराज्य के लिए हिंदी को हिंदी जो कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हो, उसको हम क्या मनाते हैं, उसको मानते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी आधिकारिक भाषा या राजकीय भाषा। राइट? अच्छा, अब शुरुआत किससे होती है? देखिए ऐसा तो है नहीं कि 1949 में कोई आया और कोई समिति अगर बोलती है कि नहीं, उसके लिए प्रयास करते हैं हिंदी को मनाते हैं, ऐसा नहीं। हिंदी को ऐसे ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसकी शुरुआत होती है 1918 से। 1918 में क्या होता है, कुछ स्कॉलर्स यानी विद्वानों का एक समूह होता है, वो मनाना शुरू करते हैं साहित्य सम्मेलन। क्या मनाते हैं? हिंदी साहित्य सम्मेलन की शुरुआत करते हैं 1918 में। और आगे चलकर यही जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है, हिंदी लिटरेचर फेस्टिवल जो है, यही आगे चलकर क्या बनता है, एक रणनीति बनाता है, यानी बैकग्राउंड बनता है फॉर द अडॉप्शन ऑफ द हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज इन द ईयर 1949 बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। क्लियर? ये सारी बातें बोली गई है। अब हमने बात की थी कि पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 1953 में, 1953 के अंदर पहली बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। अच्छा, अब क्या इसके बारे में संविधान में कोई उल्लेख है कि क्या हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, नेशनल लैंग्वेज है? तो बिल्कुल नहीं। हिंदी इज नॉट एन नेशनल लैंग्वेज, whereas Hindi in Devanagari script is the official language according to the article 343। यानी अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी जो हमारी भारत देश की राजकीय भाषा है, आधिकारिक भाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा हमारी कोई भी नहीं है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गिव एनी लैंग्वेज द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। बिल्कुल यही बात बोली गई है कि ना तो हिंदी, ना इंग्लिश, ना संस्कृत, किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ है। ये हमारी राजकीय भाषा यानी आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये हमारा स्टेटमेंट याद रखिएगा आप।
अब अच्छा ये मनाता कौन है? देखिए जो गृह मंत्रालय के अधीन विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी आधिकारिक भाषा विभाग के, जो किसके अंदर आता है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। गृह मंत्रालय के अधीन विभाग है आधिकारिक भाषा विभाग। उसके द्वारा क्या होता है? अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये क्यों कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि देश में विभिन्न प्रकार की विविधताएं, जिसमें भाषाई विविधता पाई जाती है, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, और जो हमारी भाषाई विविधता है उसको बांटने का, यानी उसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी को इंश्योर करने के लिए, अनेकता में एकता बनाए रखने के लिए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कर रहा है 2021 से। कौन कर रहा है? आधिकारिक भाषा या राजकीय भाषा विभाग, जो आता है गृह मंत्रालय के अधीन। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह जी हैं। वही हमारे सहकारिता मंत्री भी हैं। तो जो सम्मेलन की शुरुआत होगी, जिसमें कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाएगा, और आधिकारिक तौर पर क्या मनाया जाएगा, क्या मनाएंगे? अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। इसकी शुरुआत कौन करेंगे? हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी करेंगे। और उनके द्वारा क्या होगा? कुछ अवार्ड दिए जाएंगे। अवार्ड कौन कौन से हैं वो आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हिंदी दिवस, और अब पहली बार ये कब मनाया गया? तो हिंदी दिवस और पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन मनाया गया था काशी के अंदर, वाराणसी के अंदर मनाया गया 2021 में, यानी बनारस के अंदर ही मनाया गया है 2021 में। उसके बाद दूसरा जो सम्मेलन था 2022 का, वो मनाया गया हमने, वो मनाया था सूरत के अंदर। और तीसरा मनाया था हमने पुणे के अंदर। और चौथी बार हम मना रहे हैं इसका अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। क्लियर? अब इसमें क्या होगा? जो गृह मंत्री जी हैं वो इसका उद्घाटन करेंगे, और साथ ही साथ ये होगा 75 वर्षीय वर्षगांठ, यानी डायमंड जुबली, जिसे हम बोलते हैं हीरक जयंती है, इसके संबंध में, यानी 75 वर्ष हो चुके हैं हिंदी को राजभाषा अडॉप्ट किए, तो उस संबंध में क्या किया जाएगा? राजभाषा भारती मैगजीन का संस्करण जो है लॉन्च किया जाएगा। क्लियर? और इसके साथ क्या होगा? पोस्टेज स्टैम्प, यानी पोस्टल स्टाम्प जो होता है वो रिलीज करेंगे। साथ ही साथ कॉइन, यानी सिक्के भी जारी किए जाएंगे, जिससे कि हम इस दिवस को यादगार बना सकें। ये सारी बात कही गई है। अच्छा, इस दिन क्या होगा? देखिए गृह मंत्री जी हैं वो दो पुरस्कार देंगे। क्या देंगे? एक तो है राजभाषा गौरव पुरस्कार, दूसरा है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, यानी राजभाषा गौरव अवार्ड्स, राजभाषा कीर्ति अवार्ड्स। ये अवार्ड क्यों मिलते हैं और किन्हें मिलते हैं? देखिए ये अवार्ड उन व्यक्तियों को, उन संस्थाओं को, या उन सरकारी उपक्रम, यानी पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को मिलते हैं, जो कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मानने और उसके आधिकारिक विकास के लिए अपना विशेष योगदान देते हैं। क्लियर? ये सारी बात बोली गई इसके अंदर। अच्छा, एक गृह मंत्री जी के द्वारा घोषणा की जाएगी कि हम क्या बना, एक विभाग की स्थापना करेंगे, जिसका नाम, अनुभाग की स्थापना करेंगे, जिसका नाम होगा भारतीय भाषा अनुभाग। ये स्पेसिफिकली एम करेगा, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा हिंदी को आधिकारिक भाषा या राजकीय भाषा के तौर पर और किस तरह से उत्तरोत्तर विकास हम का फर्दर डेवलपमेंट हम कर पाए, इसका काम होगा किसका? भारतीय भाषा अनुभाग का। ये नया बना जाएगा। अच्छा, अब कुछ बात करें हम कि क्या ऐसा हिंदी क्या इंपॉर्टेंस है ग्लोबली। देखिए हिंदी विश्व में तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। पहली भाषा कौन सी है? तो इंग्लिश है। लगभग 150 करोड़ आबादी, 150 करोड़ की आबादी से हिंदी को बोलती है। दूसरा है चीनी भाषा मंडरिन है, मंडरिन उसे बोलते हैं 1.1 बिलियन, यानी 110 करोड़ के आसपास के लोग विश्व में बोलते हैं। थर्ड पे आती है हमारी हिंदी भाषा। हमें गर्व होना चाहिए कि विश्व के अंदर लगभग 60 करोड़ लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं, और लगभग 52 करोड़ लोग हिंदी को पहली भाषा के रूप में, यानी द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज, उसके रूप में लगभग 52 करोड़ के आसपास लोग तो मानते हैं। फोर्थ पे स्पेनिश है और फिफ्थ पे फ्रेंच भाषा है। अच्छा, नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है कि गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा 7वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024, यानी 7th नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस जो है, इसका उद्घाटन समारोह ये कहाँ आयोजित की गई है? आपके सामने चार ऑप्शन है, हैदराबाद, बेंगलोर, नई दिल्ली, सूरत। इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, दैट इज नई दिल्ली। क्लियर? देखिए इसमें क्या होता है, इसमें साफ पता पड़ा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए कौन कौन जिम्मेदार होता है? एक हमारी सेनाएं होती है, आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, पैरामिलिट्री फोर्स होती है, स्टेट पुलिस फोर्स होते हैं, और संघ शासित क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी की पुलिस फोर्स होती है। तो क्या करेंगे हम ये करेंगे, इन सभी सेनाओं के, मतलब सभी जो पुलिस फोर्स है, इनके अध्यक्ष की बुलाएंगे, डीजी की मीटिंग बुलाएंगे। वही काम किया गया है यहाँ पर। तो क्या हुआ है, 7वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। क्लियर? अब इसमें क्या होगा, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है ये। कितने दिन की? 2 दिन की। जिसमें क्या करेगा, गवर्नमेंट विल आउटलाइन अ रोड मैप, यानी वर्तमान में भारत के समक्ष, भारत एज इंडिया एज अ नेशन के समक्ष कौन कौन से
सुरक्षा संबंधी चुनौतियां विद्यमान है, उनकी पहचान करना और उनको दूर किस प्रकार किया जाए, इसके बारे में क्या करना, डायलॉग यानी डिस्कशन करना। इसमें कौन कौन आएंगे, इसमें आएंगे पुलिस लीडरशिप। अब किसी राज्य पुलिस बल का मुखिया कौन होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक, उनकी मीटिंग होगी, उनको कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाएगा। यूनियन टेरिटरीज के डीजीज हैं, उनको बुलाया जाएगा। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ क्या होते हैं, सीएपीएफ होते हैं हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स, ये हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, इनके जो प्रतिनिधि हैं डीजीज हैं, उनकी मीटिंग होगी, उनको बुलाया जाएगा। और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इनके अध्यक्षों को, इनके चीफ को बुलाया जाएगा। अब ऐसा क्या होगा इसके अंदर, देखिए इसमें एक नया नवाचार किया जाएगा, इसमें क्या होगा, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी वो लॉन्च करने वाले हैं डीजी ऑफ पुलिस और आईजी ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस रिकमेंडेशन डैशबोर्ड, यानी एक डैशबोर्ड बनाया जाएगा जिसमें विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए जाएंगे पुलिस बल के मुखियाओं के द्वारा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। अब आपके लिए सवाल जो बनता है नेक्स्ट, वो यहाँ से बनता है, भारत के वर्तमान में गृह सचिव कौन है, केंद्रीय गृह सचिव कौन है, तो श्री गोविंद मोहन जी, ये हमारे केंद्रीय गृह सचिव हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, आईएएस गोविंद मोहन जी जो है कौन है, वो भारत के गृह सचिव। इससे पहले कौन थे, अजय कुमार भल्ला जी थे। कौन थे, याद रखिएगा, अजय कुमार भल्ला जी जो है वो फॉर्मर थे, यानी इससे पहले थे, फॉर्मर थे मिस्टर अजय कुमार भल्ला। ये आप नाम चाहे तो याद रखें, ऑप्शन एलिमिनेट करने के अंदर ये हेल्प करेगा। जो भारत सरकार के द्वारा प्रधान मतलब मुख्य पोस्ट है, जिसमें कि गृह सचिव हैं, वित्त सचिव हैं, कैबिनेट सचिव है, इन पदों पर आसीन जो सरकार भारत सरकार के अधिकारी हैं, उनके नाम पता होने चाहिए आपको। विदेश सचिव कौन है, क्लियर, रक्षा सचिव कौन है, ये सब नाम पता होने चाहिए आपको। नेक्स्ट है स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 विल बिगिन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डे, यानी स्वच्छता ही सेवा, ये शुरुआत कैसे होती है, इसकी शुरुआत होती है 2017 से होती है। ये 7वां संस्करण है इसका, कौन सा है, 7th एडिशन है, ये 7th एडिशन है। आपको बताना है स्वच्छता ही सेवा जो पखवाड़ा है, अभियान है, वो कब से शुरू होगा, पखवाड़ा मतलब 15 दिन का फोर्टनाइटली कैंपेन है ये। तो आपको ये सिंपल ध्यान रखिएगा, जब स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी, वो उसका लक्ष्य था कि 2019 तक भारत को शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त करना, यानी ओपन डिफिकेशन फ्री करना स्टेटस मिल जाए भारत को, हमने अचीव भी कर लिया है। शुरुआत होती है इसकी 17 सितंबर से, जो चलेगा 2 अक्टूबर तक। कब तक चलेगा, 2 अक्टूबर तक चलने वाला ये हमारा पखवाड़ा है, जिसे बोला गया है स्वच्छता ही सेवा अभियान। क्लियर, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अब ये कब से कब हो रहा है, हम पढ़ चुके 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हो रहा है। अब इसका थीम क्या है, इसका थीम है स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। कितना अच्छा थीम है कि मतलब किसी के व्यक्ति के बिहेवियर में, मतलब व्यवहार के अंदर, अगर हम टेक्निकली बात करें तो जो स्वच्छ भारत मिशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, भारत में स्वच्छता बनाए रखना, जिससे हाइजीन मेंटेन रहे और डिजीज कम से कम फैले। क्लियर, तो इसका नाम ही क्या है, इसका थीम क्या है, स्वभाव स्वच्छता, यानी व्यक्ति के व्यवहार के अंदर वो चीजें स्वच्छता को मेंटेन करने की चीजें, क्लीनलीनेस को, हाइजीन को मेंटेन करने की नेचर आ जाए। दूसरा है संस्कार स्वच्छता, मतलब इसका मतलब ये है हम हमारे बच्चों को घर से ही, स्कूल से ही ऐसे संस्कार दें कि वो हाइजीन और क्लीनलीनेस मेंटेन करें। महात्मा गांधी क्या नहीं था, क्लीनलीनेस इज दी नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी अगर जो व्यक्ति स्वच्छ रहता है कहीं ना कहीं भगवान उसके नजदीक होते हैं। क्लियर, अब इस वर्ष क्या हुआ देखिए, स्वच्छ भारत मिशन का जो है 10 वर्ष सक्सेसफुल हमने मना लिए हैं। इस साल हम क्या मना रहे हैं, 10वीं वर्षगांठ मना रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन की, जो लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। क्लियर, अब वर्तमान में क्या है, भारत के जल शक्ति मंत्री हैं, पहले थे गजेंद्र सिंह जी, उन्हें हटाकर बना दिया गया है CR पाटिल जी को। तो गजेंद्र सिंह जी क्या है, वो भारत के वर्तमान में क्या है, पर्यटन मंत्री, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। कौन है, संस्कृति पर्यटन मंत्री हमारे गजेंद्र सिंह जी हैं, हमने कल पढ़ा उनके बारे में। और जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हमारे CR पाटिल जी। इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा 2014 से 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। आपके लिए फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये PIB से डाटा लिया गया है, तो इसमें कोई गलती होने की संभावना नहीं है, बिल्कुल ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि भारत सरकार के द्वारा 2014 से, जब ये स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया, तब से ही 11 करोड़ टॉयलेट का निर्माण कर चुके हैं, और जिससे कि 60 करोड़ व्यक्तियों को इसका लाभ पहुंचा है हाइजीन को मेंटेन करने में। और इसमें कहा गया है कि अब तक 3.4 करोड़ से अधिक गांवों को हम कर चुके हैं ODF प्लस गांव घोषित कर चुके हैं। 3 कैटेगरीज हैं, ODF यानी ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त, जिसका मतलब क्या होगा, हर घर के अंदर शौचालय हो।
ओडीएफ प्लस क्या होता है, जो भी टॉयलेट बनाए गए हैं वो ऑपरेशनल हो, यानी उनका संचालन हो, उनका यूज होना चाहिए। ओडीएफ प्लस प्लस क्या होता है, जो सार्वजनिक शौचालय हैं उनको मेंटेन करें, उनको और ऑपरेट भी करें। ओडीएफ प्लस कैटेगरी जिसमें मतलब कि ऐसे गांव जहां पर शौचालय भी है सभी घरों में और उन शौचालयों का पूरी तरह से इस्तेमाल हो रहा है, उसे कहते हैं ओडीएफ प्लस कैटेगरी। तो भारत में क्या है, 3.4 करोड़ से अधिक गांवों को ओडीएफ प्लस का दर्जा सरकार ने दे दिया है। अच्छा, ये कौन कर रहा है, एक घोषणा और हुई है इसके अंदर कि मनोहर लाल खट्टर जी हमारे, ये क्या है, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी शहरी मामलात एवं आवासन मंत्री हमारे हैं मनोहर लाल खट्टर जी। इनका कहना है कि सरकार क्या कर रही है, इस बार कर रही है 2 लाख क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट को इस मिशन के अंदर जोड़ रही है। इसका मतलब क्या है, सीटी क्या होता है, क्लीनलीनेस टारगेटिंग यूनिट। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे स्थल जो सार्वजनिक स्थल हो, सार्वजनिक बिल्डिंग हो, यानी पब्लिक बिल्डिंग हो जिसमें व्यक्तियों का आना जाना अधिक हो, तो ऐसे स्पॉट आइडेंटिफाई करना जहां पर स्वच्छता मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो, यानी कठिन हो। मान लीजिए कोई पर्यटक स्थल है, तो वहां क्या फुटफॉल ज्यादा होगा, अधिक से अधिक लोग आएंगे तो गंदगी होने की संभावना बढ़ेगी। तो ऐसे 2 लाख स्थानों को चिन्हित करना शहरों में, जिससे कि उनकी हाइजीन या क्लीनलीनेस को हम मेंटेन कर पाए। इसमें कौन करेंगे, एनजीओ करेंगे और अलग अलग संस्थान करेंगे जिला स्तर पर इसको अचीव करने के लिए। क्लियर। एक दूसरा मंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि वो लॉन्च करने वाले हैं सफाई मित्र सुरक्षा कैंप्स। अब आप सिंपल सी बात जानिए कि जो व्यक्ति, जो हमारे कर्मवीर हैं, जो कि सेवाएं दे रहे हैं भारत को स्वच्छ रखने में, कहीं ना कहीं अगर वो मैला उठाएंगे, गंदगी से रूबरू होंगे, तो उनमें कहीं ना कहीं बीमारी स्प्रेड होने की संभावना रहेगी। तो उनके लिए, उनमें डिजीज का प्रिवेंट करने के लिए सफाई मित्र सुरक्षा कैंप भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जिससे क्या होगा, उनका हेल्थ और वेलनेस को, यानी स्वास्थ्य एवं कल्याण को हम इंश्योर कर पाए, सुरक्षित रख पाए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कैपिटल ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज रीनेम्ड एज द श्री विजयपुरम, यानी किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र की राजधानी, यानी किस राज्य की राजधानी को बनाया गया है, जिसकी राजधानी का नाम बदल कर दिया गया है श्री विजयपुरम। देखिए, हाल ही में गृह मंत्री जी अमित शाह जी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि हम राज्य, कोई राज्य मान लीजिए, या केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज है, उसका यूनियन टेरिटरी, उसके राजधानी का नाम बदलकर हम श्री विजयपुरम करने वाले हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो है ये है ऑप्शन डी, बी, विच इज अंडमान एवं निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, उसका नाम बदलकर हम कर रहे हैं श्री विजयपुरम। अब थोड़ी हम बात करते हैं इससे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। कुछ दिन पहले यदि आपको याद हो तो हमने पढ़ा था अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाने वाली मुख्य जो हमारी जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं, 6 जनजातियां हैं, वो हमने पढ़ी थी। इसके अलावा हमने पढ़ा था गैलेथिया बे, जिसको बनाया जा रहा है भारत का 14वां प्रमुख बंदरगाह। द 14th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया विल बी द गैलेथिया बे व्हिच इज लोकेटेड इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये 2 न्यूज थी। आज हम तीसरी पढ़ रहे हैं अंडमान निकोबार के बारे में। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है अंडमान निकोबार को ब्रीफली हम थोड़ा डिस्कस कर लें। तो देखिए, ये क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर कुल 572 द्वीप समूह हैं। कितने हैं, 572 द्वीप। लेकिन इसमें कुल 38 द्वीप ऐसे हैं जहां पर व्यक्ति निवास करते हैं। और ये कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा, अंडमान सागर और बंगाली खाड़ी में, जहां पर दोनों का कन्वर्जेंस होता है, वहां पर स्थित है। ये बात करें अंडमान निकोबार की, ये रहा हमारा पोर्ट ब्लेयर, इसी का नाम बदल कर दिया गया है क्या, श्री विजयपुरम। देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, अंडमान समूह अलग है और निकोबार द्वीप समूह अलग है। इनको अलग करने वाला चैनल उसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार को यहां निकलता है 10 डिग्री चैनल। जिस प्रकार से 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उसी प्रकार से यहाँ पर है 10 डिग्री नॉर्थर्न लेटीट्यूड, यानी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसी को बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, जो कि अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। और अगर स्पेसिफिक की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये करता है मेजर मेनली कार निकोबार, तो निकोबार द्वीप समूह का आइलैंड है, और लिटिल अंडमान है अंडमान द्वीप समूह का। तो अंडमान निकोबार को करता है 10 डिग्री चैनल। और आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए कि किन 2 द्वीप समूहों को अलग करता है, तो लिटिल अंडमान तो अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है, और कार निकोबार हमारा निकोबार द्वीप समूह का। अंडमान की बात करें तो देखिए, इसमें एक तो नॉर्थ अंडमान है, दूसरा है मिडिल अंडमान, और तीसरा है लोअर अंडमान या साउथ अंडमान, फोर्थ बचता है लिटिल अंडमान। निकोबार की बात करें तो कार निकोबार है और ग्रेट निकोबार एक सबसे अंत में, और लिटिल निकोबार। कार निकोबार सबसे ऊपरी आइलैंड है, फिर लिटिल निकोबार है, फिर हमारा ग्रेट निकोबार। क्लियर। अच्छा, ये कितना है, तो 10 डिग्री चैनल जो है ना, इसकी चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर, मतलब इन दोनों के मध्य कितनी दूरी है, 150 किलोमीटर के आसपास। और ऐसा माना जाता है
जैसे म्यांमार है, म्यांमार के अंदर माउंटेन सीरीज है, यानी पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज, जिसका नाम है अराकान युमा। तो ऐसा कहते हैं कि अराकान युमा जो म्यांमार में अवस्थित है, उसी का जल में डूबा हुआ क्षेत्र जिसे बोलते हैं सबमर्ज्ड एक्सटेंशन ऑफ द अराकान युमा। अराकान युमा अराकान पर्वत श्रेणी का एक जल में डूबा हुआ हिस्सा ही अंडमान निकोबार आइलैंड द्वीप समूह है। अच्छा, अंडमान द्वीप है, ये 3 भागों में है, हम पढ़ चुके हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान यानी मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी, ये रही हमारी पोर्ट ब्लेयर राजधानी, ये कहां पर है, ये हमारा स्थित है इस पर साउथ अंडमान, जिसे कहा गया है लोअर अंडमान। क्या कहा गया है इसके अंदर, ये देखिए आप, लोअर अंडमान, ये साउथ अंडमान है, इसमें स्थित है पोर्ट ब्लेयर, इसी का नाम बदलकर हम कर रहे हैं श्री विजयपुरम, राइट। अच्छा, एक हम बात करते हैं डंकन पैसेज की। डंकन पैसेज क्या है, एक रास्ता है जो करता है सेपरेट लिटिल अंडमान को करता है साउथ अंडमान से। तो अब मैप में देखें हम, तो ये रहा लिटिल अंडमान और ये रहा हमारा साउथ अंडमान, इसे कहते हैं डंकन पैसेज। क्या कहते हैं, क्या आप याद रखिएगा, डंकन पैसेज से बोलते हैं, इसे कहते हैं डंकन पैसेज। पैसेज का मतलब होता है कि वहां से निकलने का रास्ता, डंकन पैसेज। हमने यहाँ कुल 3 बातें की अब तक। एक हमने की है कि 10 डिग्री चैनल जो कहां से कहां निकलता है, तो ध्यान रखिएगा अंडमान निकोबार को अलग करता है, और आपसे स्पेसिफिक पूछा जाए तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। और डंकन पैसेज किसे अलग करता है, साउथ अंडमान को करता है लिटिल अंडमान से। 11 डिग्री कहां से निकलता है, तो ये निकलता है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य निकलता है। ये आप हमारे 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। फोर्थ आपसे एक क्वेश्चन है जिसका जिसका जो है कोको स्ट्रेट यानी कोको जल संधि, ये कहाँ कहाँ स्थित है, ये नॉर्थ अंडमान यानी उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप समूह जो म्यांमार का हिस्सा है उसको अलग करती है, यानी नॉर्थ अंडमान ये रहा हमारा, ये नॉर्थ अंडमान है, यहाँ पर है कोको स्ट्रेट। क्या है, कोको स्ट्रेट यानी कोको जल संधि, जो अलग करती है किसको, म्यांमार के कोको द्वीप समूह को और भारत के अंडमान के उत्तरी अंडमान को। क्लियर, ये हमारा अंडमान से आप देख सकते हैं। ये आपके लिए एक सारी काम की बात, इनको बिल्कुल ब्रीफली रिवाइज कर लीजिएगा। भारत में जो 2 एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, तो बैरन आइलैंड और नारकोंडम आइलैंड। ये कहां पर है, ये पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी इसके ऊपर अवस्थित है, यहाँ पर यानी मिडिल अंडमान के अंदर है। सैडल पीक की बात करें, सैडल पीक ऐसा पीक है जो कि अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पीक, ऊंची चोटी है, जो स्थित है उत्तरी अंडमान में। कहां पर है, उत्तरी अंडमान के अंदर अवस्थित है सैडल पीक। सैडल पीक जो है, ये ध्यान रखिएगा, एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं, देयर आर 9 नेशनल पार्क्स इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। ये हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। एक रिची आर्चिपेलागो है, यानी क्या है, रिची द्वीप समूह है जिसमें कई सारे छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। लगभग 20 किलोमीटर ये अंडमान, ग्रेट अंडमान के पूर्व के अंदर है। यहाँ पर 3 द्वीप समूह है। पहला तो है नील आइलैंड, जिसका नाम बदल कर हमने कर दिया है शहीद द्वीप। एक हैवलॉक आइलैंड जिसे हम करते हैं स्वराज द्वीप, और तीसरा है रोस आइलैंड जिसे हमने कर दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो 3 आइलैंड्स हैं, 3 द्वीप समूह, 3 द्वीप हैं, इनका नाम याद रखिएगा आप, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है इनकी। पहला तो क्या है, पहला है आपके लिए नील आइलैंड, नील द्वीप जिसे कहते हैं हम, अब कहते हैं शहीद द्वीप। और एक दूसरा है हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक आइलैंड जिसे कहते हैं स्वराज द्वीप। और तीसरा है रॉस आइलैंड जिसे कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये हमने इनके नामकरण कर दिए गए हैं। और लगभग 21 आइलैंड यानी 21 द्वीपों के नाम बदले थे, उसमें से ये कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हमारे लिए रह जाते हैं। और यहाँ पे वनस्पति कौन सी मिलती है, यहाँ मिलती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार, यानी उष्णकटिबंधीय रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वन मिलते हैं। सदाबहार नहीं, ये वर्षा वन मिलते हैं, रेन फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुल यहाँ कौन कौन सी जनजातियां मिलती है। तो देखिए, अंडमान द्वीप समूह के अंदर मिलती है नेग्रिटो जनजाति समुदाय, जो है मेनली ग्रेट अंडमानी, ओंग, जरावा और सेंटिनलीज। निकोबार के अंदर मिलती है शोम्पेन और निकोबारीज, हम पढ़ चुके हैं, क्लियर। ये कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान है जो हमें देखने को मिलते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अंदर। पहला सैडल पीक नेशनल पार्क, दूसरा मिडिल बटन, तीसरा है नॉर्थ बटन, फोर्थ है साउथ बटन, फिफ्थ है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सिक्स्थ है माउंट हैरियट, और 7th है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। 8वां है कैंपबेल बे, कैंपबेल खाड़ी नेशनल पार्क। और 9वां है गैलेथिया बे। गैलेथिया बे वही जगह है जहां पर भारत अपना बना रहा है 14वां क्या बना रहा है, मेजर पोर्ट। तो गैलेथिया बे भी यहाँ पे हमारे न्यूज में आ जाता है।
क्लियर। 14th मेजर पोर्ट होने वाला है ये भारत का गैलेथिया बे, जो कि 2058 तक बन जाएगा कंप्लीटली, और एक इसका हिस्सा जो है लगभग 2028 तक बन जाएगा फर्स्ट फेज में, राइट। कुल 4 चरणों में डेवलप किया जाएगा। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, फोर्थ साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, यानी चौथवा दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप किस राज्य में या किस शहर में आयोजित हो रहा है? तो आपके लिए राइट आंसर होगा चेन्नई। अब चेन्नई किस राज्य में है वो आप बताइए इसका आंसर। तो चेन्नई हमारे है ऑप्शन डी, जो कि है तमिलनाडु राज्य के अंदर। तमिलनाडु में चेन्नई के, तमिलनाडु के चेन्नई में ये हमारा चौथवा फोर्थ साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का टूर्नामेंट हाल ही में हुआ है, और ये हुआ है 11 से 13 सितंबर को। आपके लिए सारी जानकारियां दे दी गई है। और स्टेडियम कौन सा है तो आपसे पूछा जाए, स्टेडियम बिल्कुल पूछ सकते हैं, तो ये हमारा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो कि कहाँ स्थित है, चेन्नई के अंदर। आपको 3 बातें याद करनी है। चौथा दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स टूर्नामेंट कहाँ हुआ है, चेन्नई में। डेट क्या है, 11 से 13 सितंबर। रैंक वन किसका है तो भारत का है। दूसरा बांग्लादेश, तीसरा किसका है तो ध्यान रखिएगा, पहला भारत का, दूसरा श्रीलंका का है, और तीसरा बांग्लादेश का, फोर्थ हमारा मालदीव का है, राइट। इसमें आगे पढ़ेंगे हम। और ये कहाँ हुआ है तो चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर। देखिए भारत पहला है, दूसरा श्रीलंका है, तीसरा बांग्लादेश, चौथा म्यांमार, पांचवा नेपाल है, क्लियर। और छठे पाकिस्तान और सातवें भूटान। ये कुल देशों ने भाग लिया है, जिसमें भारत को मिले हैं कुल 48 मेडल। कितने मिले हैं, 48 पदक मिले हैं। श्रीलंका को मिले हैं 35 पदक, और भारत को मिले हैं 21 गोल्ड, 21, 22 और 5 ये मिले हैं कुल पदक हमें। 21 स्वर्ण पदक, 22 रजत पदक और 5 कांस्य पदक। ध्यान रखिएगा, भारत पहले रैंक पर है, श्रीलंका दूसरे पर है, बांग्लादेश तीसरे पर है, चौथे पर मालदीव, पांचवे पर हमारे हैं नेपाल। बाकी लास्ट के 3-2 याद ना रहे, बट शुरू के 2-3 रैंक आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि एप्लीकेशन जिसका नाम है रंगीन मछली एप्लीकेशन। क्या है, रंगीन मछली एप्लीकेशन। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो आपके सामने पहला मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये गलत आंसर है। सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगर आप बोलोगे मछली मछली मतलब क्या है, इसका संबंध किससे होगा, समुद्र से या गंगा, मतलब नदी या समुद्र से होगा, तो परिवार कल्याण कल्याण को लेना नहीं है। थर्ड ऑप्शन अच्छा है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, यानी मछलियां कहाँ मिलती है, हमें मिलती है समुद्र में मिलती है, तो पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, ये भी गलत है। फोर्थ बचता ऑप्शन हमारा मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ये लल्लन सिंह जी इसके वर्तमान में मंत्री हैं भारत के, उनके द्वारा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग श्री राजीव रंजन सिंह, या लल्लन सिंह कहते हैं इनको, राजीव रंजन सिंह जी या उर्फ लल्लन सिंह जी के द्वारा हाल ही में आईसीएआर का एक संस्थान है भुवनेश्वर में, ध्यान रखिएगा कहां से लॉन्च हुआ है, भुवनेश्वर में संस्थान, इसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, यानी मीठे जल का जो एक्वाकल्चर संस्थान है केंद्र का, वहां पर कहां से था ये, भुवनेश्वर के अंदर, यहीं पर इसको लॉन्च किया गया है पोर्टल को। द लॉन्च वाज सपोर्टेड बाय दी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। देखिए मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की गई थी, और उसके द्वारा इसको सहयोग प्राप्त है, इसको जिसका नाम है रंगीन मछली एप्लीकेशन। देखिए इसकी खूबी क्या है कि भारत की 8 भाषाओं में 8 इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर ये सपोर्ट देगा, अलग अलग इंफॉर्मेशन, यानी मत्स्य उत्पादन किस तरह किया जाए, किस प्रकार बढ़ाया जाए, इसके संबंधित सारी जानकारी वो कहाँ मिलेगी, 8 लैंग्वेज के अंदर मिलेगी। और इसको बेनिफिट किससे होने वाला है, जो ऑर्नामेंटल हमारे फिशरीज हैं, एक तो होता है हमारा समुद्र में और जो नदियां होती है वहां मछली उत्पादन होता है, दूसरा होता है हमारे आर्टिफिशियल यानी एक्वेरियम होते हैं हमारे, तो एक्वेरियम क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को, व्यक्तियों को क्या करेगा, ये महत्वपूर्ण जानकारी देगा। द क्रूशियल नॉलेज विल बी प्रोवाइडेड टू दी ऑल पर्संस इन्वॉल्वड इन दी आर्टिफिशियल और ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर थ्रू दिस मछली ऐप। अब कुछ हमारे लिए काम की न्यूज है, हम पढ़ लेते हैं बिल्कुल ब्रीफ में। तो देखिए भारत की ओर से एक महिला है जिन्हें क्या मिला है, सिंगापुर का साहित्य पुरस्कार, सिंगापुर लिटरेचर प्राइज मिला है, जिनका नाम है प्रशांति राम। ये नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा पक्का, प्रशांति राम कौन है, क्या इन्हें पुलित्जर अवार्ड मिला है, क्या इन्हें भारत रत्न मिला है, क्या इन्हें पद्मश्री मिला है, तो नहीं, इन्हें मिला है सिंगापुर का साहित्य पुरस्कार। क्यों मिला है, देखिए ये सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जो है ना, ये 2 वर्ष के अंदर मिलता है। इट इज बाइलिनल अवार्ड विच इज गिवन बाय दी सिंगापुर बुक काउंसिल विद द सपोर्ट ऑफ द नेशनल आर्ट काउंसिल, यानी सिंगापुर बुक काउंसिल, सिंगापुर पुस्तक परिषद के द्वारा अवार्ड मिलता है, 2 वर्ष में एक बार मिलता है। और इनका ऐसा मानना है कि सिंगापुर में रहने वाले
ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 4 भाषाओं में के अंदर तमिल में, अब देखिए तमिल भाषा भी इसके अंदर, चीनी भाषा, चीनी, अंग्रेजी, मलय और तमिल लैंग्वेज, यानी इन 4 भाषाओं में जिन व्यक्तियों ने कोई साहित्यिक कार्य किया है उनको एक पुरस्कार मिलता है। तो 2023 में जो प्रशांति राम जी हैं, भारतीय मूल के लेक्चरर हैं, जो काम कर रही हैं कहां पर, नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, इन्हें मिला है सिंगापुर का लिटरेचर अवार्ड। इनकी शॉर्ट स्टोरी का नाम है 9 यार्ड साड़ी, 9 गज साड़ी। इसके लिए इनको शॉर्ट स्टोरी है, ये लघु कहानी है, शॉर्ट स्टोरी 9 यार्ड्स साड़ी, इसके लिए पुरस्कार मिला। तो आपके लिए एक तो नाम इंपॉर्टेंट है कि सिंगापुर लिटरेचर अवार्ड किसको मिला है, प्रशांति राम जी को। बुक का नाम याद रखेगा 9 गज साड़ी, यानी 9 गज साड़ी। महिला है तो इन्होंने किस पे लिखी बुक, साड़ी पर लिखी। इस प्रकार कुछ कोरिलेट करके आप याद करने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट आपके लिए 45th फिडे चेस ओलंपियाड, यानी 45वां फिडे चेस ओलंपियाड किस देश के अंदर आयोजित हुआ है। तो ध्यान रखिएगा 11 सितंबर को शुरुआत होती है हंगरी के बुडापेस्ट के अंदर। हंगरी देश है, उसकी राजधानी बुडापेस्ट है, वहीं पर 45वां फिडे चेस ओलंपियाड की शुरुआत होती है। और इसके अंदर ये होता है हमारा बाईएनियल, यानी एक वर्ष में, सॉरी 2 वर्ष के अंदर एक बार होता है, 12 दिन चलने वाला ऑलमोस्ट। इसमें कोई खिलाड़ी, बहुत सारे खिलाड़ी भाग लेंगे। हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कहां पर हो रहा है ये। अच्छा देखिए, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है जिसके वर्तमान में चीफ कौन है, मिस्टर जय शाह। जय शाह वही है जो कि आईसीसी के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन उनका कार्यकाल शुरू होगा 1 दिसंबर को। तब तक क्या है, वो बीसीसीआई के सचिव भी हैं, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सचिव के अध्यक्ष कौन है, जय शाह। उनके द्वारा निर्णय लिया गया है कि देखिए अंडर 19, जिस प्रकार से अंडर 19 वर्ल्ड कप होता है, उसी प्रकार से महिलाओं के लिए अंडर 19 T20 एशिया कप का आयोजन किया जाएगा। और ये होगा वर्ष के अंदर, 2 वर्ष में एक बार होगा। इट विल बी हेल्ड एवरी 2 years, यानी 2 सालों में एक बार होगा, जो कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप के लिए उस देश की टीम को तैयार करने में सहायता देने वाला है। तो ध्यान रखिएगा अंडर 19 T20 एशिया कप किसके लिए आयोजित होगा, महिलाओं के लिए। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट न्यूज आपके लिए आती है 8th इंडिया वाटर वीक, 8वां भारतीय जल सप्ताह है। मतलब 7, इससे पहले एडिशन हो चुकी, कब शुरू हुआ था, ये हुआ था शुरू 2012 के अंदर। ये 2 वर्ष के अंदर एक बार होता है। तो इंडिया वाटर वीक कंसेप्चुअलाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट इन द ईयर 2012, 2012 में शुरुआत होती है। और किसने किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यानी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन होगा, और ये होता है बाई एनुअल। क्लियर। ये 4 दिन की कॉन्फ्रेंस है जो शुरू हो रही 17 से 21 तक चलेगी। कब से कब चलेगी, 17 से 21 सितंबर, 17 से 20 सितंबर चलने वाली है 4 दिन की कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या होगा, देखिए भारत के साथ साथ विश्व की अलग अलग संस्थाओं के, अलग अलग देशों के जो ऐसे व्यक्ति, ऐसे मतलब जो वरिष्ठ लोग हैं जो कि जल संरक्षण के लिए और जल के क्षेत्र में उत्थान के लिए अलग अलग अपने सुझाव दे सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, उनके आइडियाज इसमें रखे जाएंगे। क्लियर। तो पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर द इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, यानी कि जल के विकास और जल प्रबंधन के लिए संयुक्त रूप से या समेकित रूप से अलग अलग सुझाव किस प्रकार हो, इस पर ये चर्चा की जाएगी, जिसमें अलग अलग राजनेता आएंगे, रिसर्च शोधकर्ता आएंगे, और एक्सपर्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट आएंगे, प्लानर यानी ऐसे लोग जो प्लानिंग करते हैं, इनोवेटर यानी नवाचार करने वाले सभी लोग आएंगे, स्टूडेंट भी आएंगे और अपने अपनी इसके अंदर सुझाव देने वाले हैं। नेक्स्ट है एक जन सुनवाई पोर्टल। क्या है ये, इसका नाम है जन सुनवाई पोर्टल। अब ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। और वर्तमान में भारत के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है, तो मिस्टर पीयूष गोयल जी हैं। याद रखिएगा नाम आप, जो महत्वपूर्ण मंत्रालय आपके अखबारों में न्यूज में रहते हैं उनके नाम याद होने चाहिए। तो क्या हुआ है कि जन सुनवाई पोर्टल की शुरुआत की इन्होंने मुंबई से। कहां से की है, मुंबई के अंदर। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया है, देखिए उद्योग क्षेत्र में किसी प्रकार की चुनौती आती है तो उसके संबंध में अलग अलग व्यापारी आपस में डिस्कशन कर पाए, मींस to facilitate direct and transparent interaction between the traders and help exporters to resolve their issues। यानी व्यापारी जो हैं, जो व्यापारी, जितने व्यापारी हैं उनके आपस में कोई डिस्प्यूट है, उनको उसके बारे में बात करना, डिस्कशन करने के लिए प्लेटफॉर्म है। साथ ही साथ क्या है, ये ऐसे व्यक्ति जो कि एक्सपोर्ट करते हैं उनको अपनी इश्यूज, यानी उनकी जो चुनौतियां आती है उनको ऑनलाइन ही दूर करने का समाधान देता है कौन, जन सुनवाई पोर्टल। क्लियर। अब कौन कौन से बोर्ड होंगे, बहुत सारे विभाग हैं जो कि इसमें आते हैं, इस मंत्रालय के अधीन आते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, आप थोड़ा अवेयर होंगे इन बारों, इस बारे में। टी बोर्ड यानी चाय बोर्ड पढ़ चुके हैं,
कॉफी बोर्ड हम पढ़ चुके हैं, स्पाइसेस बोर्ड पढ़ चुके हैं, रबर बोर्ड हमने नहीं पढ़ा है। एपीडा वही है, एग्रीकल्चर प्रोसेस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कृषि क्षेत्र में उत्पादित सारे उत्पादों को एक्सपोर्ट करने के लिए संस्था है, वो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी विदेश व्यापार का महानिदेशालय। ये सभी विभाग आपस में जुड़ करके इसमें काम करने वाले हैं। क्लियर। नेक्स्ट न्यूज आती है आपके लिए, इंडियन लाइट टैंक जोरावर। अब हमने क्यों पढ़ा है ये देखिए, हम अगर आप थोड़ा भी अंदाजा है आपको, अगर आपको प्रीवियसली क्लास याद आती है तो जुलाई मंथ में मैंने पढ़ा था कि भारत के द्वारा हाई एल्टीट्यूड के लिए, यानी उच्च अक्षांशों के लिए, जैसे लद्दाख जैसे एरिया है, लेह लद्दाख वाला एरिया है, सियाचिन वाला एरिया, अगर हमें वहां पर किसी ऐसी कंडीशन में इंडिया और चीन में, जिस प्रकार से डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ था और गलवान घाटी में स्टैंड ऑफ हुआ था, इसमें क्या था कि भारत और चीन की सेना आमने सामने आ गई थी, बट चीन के पास क्या एक एडवांटेज था, क्या एडवांटेज था कि उनकी जो मिलिट्री डेवलपमेंट है वो जल्दी कर पाए। तो हम चाहते थे कि भारत चाहता था कि ऐसे हमारे पास मिलिट्री टैंक हो जिनका वजन कम हो और जिनको हम एयर ट्रांसपोर्टेशन, यानी हमारे वायुयान के द्वारा हम इनको इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाए। किसको? ऐसे टैंक को, लाइट टैंक को, जिनका कम वजन के टैंक को। तो ये बनाया गया ऑलमोस्ट 25 टन का। कितना है इसका वजन? है कुल 25 टन। तो ये न्यूज इसलिए आई है, समय तो घोषणा की गई थी कि भारत ने डेवलप करने वाला जोरावर टैंक और प्रोटोटाइप उसका एक, यानी एग्जांपल डेमो है, डमी है, वो बना लिया था हमने। ये डेवलप किया गया है, डीआरडीओ की विंग है जिसका नाम है कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, सीवीआरडीई। ये आप टर्म याद रखिएगा, आपसे कोई भी पूछ सकता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड क्या भारत डायनेमिक लिमिटेड ने डेवलप किया? नहीं, तो इसे किया है डीआरडीओ की एक शाखा है, यूनिट है जिसका नाम है सीवीआरडी, कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। इसमें सहयोग किसने किया है? टाटा कंपनी, महिंद्रा कंपनी ने नहीं किया, इसमें सहयोग किया है लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी, एलएनटी कंपनी, आपको परिचित होंगे इस नाम से। इस कंपनी के द्वारा सहयोग किया गया, हम बना रहे हैं इंडिया का लाइट टैंक, जिसे लाइट कॉम्बैट टैंक जिसे कहा गया है जोरावर। अब जोरावर नाम क्यों रखा गया? तो देखिए, डोगरा के राजा थे गुलाब सिंह जी। कौन थे? गुलाब सिंह। उनके आर्मी जनरल है, मिलिट्री जनरल है, सैन्य कमांडर कौन थे? जोरावर सिंह जी। कौन थे? जोरावर सिंह सहलूरिया। इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा है हमने लाइट टैंक जोरावर। क्यों रखा है? क्योंकि उन्हें उन्हें क्या था, माउंटेन वॉरफेयर, यानी जो हमारे पर्वतीय युद्ध थे, उस पर्वतीय युद्ध कौशल का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, वो स्किल्ड पर्सन थे, इसलिए उनको उनके सम्मान में रखा हमने लाइट टैंक जोरावर। देखिए होगा क्या इसके अंदर, इसमें क्या होगा, डीआरडीओ के द्वारा कुल 354 लाइट टैंक जोरावर डेवलप करने की बात की गई है, जिसमें क्या होगा, आउट ऑफ 354 59 तो बनाएगा डीआरडीओ, बाकी बनाए जाएंगे मेक आई। मेक आई कैटेगरी मतलब क्या है? मेक इन इंडिया कैटेगरी है। कौन सी है ये? मेक आई मतलब है मेक इन इंडिया कैटेगरी। इसमें क्या होगा, एक प्रोजेक्ट है सरकार का, जिसमें 2016 के अंदर सरकार के द्वारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, यानी रक्षा खरीद नीति है, उसके तहत क्या निर्णय लिया गया है कि भारत में रक्षा उत्पादों के विकास के लिए 90% पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड 90% ऑफ फंड फॉर द डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी अंडर द डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑफ 2016 टू मेक टू टू मेक सक्सेसफुल और टू पुश द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, यानी मेक इन इंडिया पहल को सफल बनाने के लिए सरकार ने डिफेंस रक्षा क्षेत्र के अंदर जो खरीद है उसके संबंध में 90% सरकार ने मेक वन कैटेगरी तहत फंड देने का काम अनाउंसमेंट किया, उसी के तहत ये फंड बनाया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज आपके लिए, इसमें क्या खूबियां होगी? तो जोरावर टैंक जो है इसका वजन होगा 25 टन। इसको किसी भी क्षेत्र में, यानी दलदली क्षेत्र के आसपास, कोस्ट तटीय एरिया के अंदर, हाई एल्टीट्यूड माउंटेन में, उच्च अक्षांशीय पर्वतों पठारों क्षेत्र के अंदर हम डिप्लॉय कर सकते हैं, रेगिस्तान में कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज होगा, ड्रोन का यूज किया जाएगा। इसमें होगी सिचुएशनल अवेयरनेस, यानी अपने आसपास जो वॉर टाइम एनवायरनमेंट है, युद्ध समय की तत्कालिक परिस्थितियां हैं, उसकी भी जानकारी इस टैंक को रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं भारत को एक एज देने वाला इन दी कंडीशन ऑफ वॉर। अच्छा, एक न्यूज आती है, आईबीएम और एलएनटी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज, ये क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का बना रहे हैं प्रोसेसर। क्या करता है प्रोसेसर? एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते, प्रोसेसर ही काम करता है कि किसी भी डिवाइस को, मोबाइल को रन करने के लिए आप जानते होंगे अलग अलग प्रोसेसर आते हैं, लैपटॉप के लिए एएमडी के आते हैं प्रोसेसर, तो उनको बनाने के लिए आईबीएम और एलएनटी के मध्य एक एग्रीमेंट हो। आपके लिए इतना ही ध्यान रखना है, अलग अलग एरियाज में, उद्योगों के लिए, अलग अलग क्षेत्र के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आती है दीपाली थापा के बारे में। दीपाली थापा कौन है? ये भारतीय बॉक्सर हैं। अब इन्होंने क्या अचीवमेंट किया है? तो भारत की बॉक्सर है दीपाली थापा, इन्होंने हाल ही में यूएई के अंदर अल आइन नाम का शहर है,
वहां पर चैंपियनशिप चल रही है जिसका नाम है एशियन स्कूल गर्ल चैंपियन। क्या नाम है? एशियाई स्कूली छात्रा प्रतियोगिता, यानी ऐसे लड़कियां जो कि स्कूल के अंदर पढ़ रही हैं उनका चैंपियनशिप हुआ है, इसमें इन्हें मेडल मिला है। किनको? दीपाली थापा को। क्लियर। और ये पहला हुआ है कि हर विक्ट्री लेड इंडिया टू सिक्योर 7 फीमेल टाइटल्स एट द एशियन चैंपियनशिप। क्लियर। इन्होंने किसे हराया है? यूक्रेन की खिलाड़ी को हराया है। किसको हराया है? यूक्रेन की खिलाड़ी को हराया है दीपाली थापा ने, जो क्या है भारत की बॉक्सर है। और इन्होंने कहां पार्टिसिपेट किया है? ही पार्टिसिपेटेड इन द अल आइन सिटी ऑफ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। यूएई वही है जिसके क्राउन प्रिंस भारत की यात्रा पर थे। 5 एग्रीमेंट हमने किए थे, इसमें क्या था? गुजरात सरकार और एंड ऑफ कंपनी के द्वारा क्या होगा? एडीनॉक यानी अबू धाबी जो कंपनी है वहां की, उसके द्वारा क्या होगा? गुजरात के अंदर भारत के अंदर फूड पार्क बनाए जाएंगे। ये 5 एग्रीमेंट से एक एग्रीमेंट था। आपके लिए 3 सवाल है, आप अपने एंड पर इनको सोल्व करने का प्रयास करिए, ढूंढिए कि इनका आंसर क्या हो सकता है। आपको बताना है, पहला सवाल आपके लिए कि किस देश के द्वारा ऐसा पहली बार प्रस्ताव लाया गया है कि हर स्तर के, सभी स्तर के जजों का चुनाव निर्वाचन से किया जाएगा। ऑल जजेस विल बी इलेक्टेड एट ऑल लेवल, यानी जिला जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज हैं, उनको वोटिंग के द्वारा चुना जाएगा। तो कौन सा देश ऐसा करने वाला? पहला ही बताना। दूसरा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस यानी प्रजापालन डे घोषित करने की, मनाने की बात कही गई है, आपको बताना। तीसरा है न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी ये आप सब अब सभी जानते हैं, 2 दिन पहले मैंने डिस्कस किया था ब्रिक्स के बारे में, आई गेस कल या परसों किया था। ब्रिक्स का बैंक है जो बना था 2014 के अंदर बाय दी फोर्टालेजा डिक्लेरेशन, यानी फोर्टालेजा घोषणा पत्र के द्वारा। फोर्टालेजा जो कि कहां पर है? ब्राजील के अंदर है। वहां पर ये हुई थी समिट ब्रिक्स की, उसमें कहा गया था एक हम बनाएंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक। ध्यान रखिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक वही बैंक है जिसका हेडक्वार्टर तो कहां पर है? शंघाई में। कहां पर है? शंघाई में। और सबसे अधिक स्टेक किसका है? चीन का, लगभग 40% के आसपास। फिर रूस, इंडिया, ब्राजील का है 18% और साउथ अफ्रीका का बचता है लगभग 6%, 5.75% अराउंड इतना ही होगा। तो लगभग 6% मान लीजिए आप। ये वही न्यू डेवलपमेंट बैंक है। अब आपको बताना है इसका वर्तमान में नया सदस्य देश कौन बना है। क्लियर। तो 3 सवाल आप अपने एंड पर इनके आंसर ढूंढने का प्रयास करिएगा, ये आपसे पूछे जाने की संभावना इन क्वेश्चन की रहेगी। ठीक है। अगर किसी प्रकार का डाउट हमारी क्लास में तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए, कोई सुझाव हो तो लिखिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज उसे लाइक और शेयर करिए, और अगले क्लास तक के लिए अपना पेशेंस बनाए रखें और पढ़ते रहें अपने एंड पर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।